हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब। तो जैसे कि हम लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि हमारा हीरो थोड़ा बहुत जादू करके दिखाता है और जिसे देखकर आशील्ड खुश हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम जादू सीखना चाहते हो, क्या तुम्हारा मन है कि तुम सबसे ब्रिलियंट बन जाओ जादू में। और यहीं से वो सोचने लगती है कि मेरी बदकिस्मती की कहानी शुरू हुई थी क्योंकि मैंने उस दिन उसे चुना था। शायद किस्मत ने चुना था या ये कह सकते हैं, मगर मुझे नहीं पता था कि इसका अंजाम मुझे आगे क्या देखना पड़ेगा। और हमारा हीरो उसकी ये बातें सुन के एकदम से शांत होता है और फिर वो कहती है मैं तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग विच बना सकती हूँ अगर तुम मेरे पास रहोगे। और तभी उसके अंदर की जो देवी होती है वो कहती है कि मगर इसे संभालना बहुत ही मुश्किल है, तुम्हें पता है ना इसके अंदर तो इमोशंस भी नहीं है, ये किसी भी चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, तुम इसे कैसे समझाओगी। और तभी उसकी शैतान वाली अंदर से कहती है कि चुप करो, इन सब चीज़ों से क्या मतलब है, अगर ये सच में शक्तिशाली बन गया तो ये हमारे काम भी आ सकता है। और तभी फिर उसकी प्यारी वाला फरिश्ता कहता है कि अरे इसकी बात मत सुनो, तुम्हें आगे चल के मुसीबत हो सकती है, अगर इसने ये सब कुछ हासिल कर लिया तो आगे चल के कुछ मुसीबत की तो। और तभी इसकी शैतान वाली अंदर की आत्मा कहती है कि अरे यार तुम इसकी सुनना बंद करो, ये देखो ना ये कितना क्यूट और प्यारा सा बच्चा है, ये कुछ नहीं करेगा, तुम बस इसे जादू सिखाओ और मज़े लो। हाँ अगर ये बड़ा हो भी गया तो ये अच्छा रहेगा ना। और फिर उसके अंदर का जो फरिश्ता होता है वो कहता है मगर इसकी उम्र यहाँ पर कम हो जाएगी क्योंकि 10 से 15 साल इसे जादू सीखने में लगेगा। और फिर शैतान वाली कहती है अगर ऐसा हो भी गया तो क्या फ़र्क पड़ता है, 10-15 साल का कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, बाहर की दुनिया में तो वैसे भी इन सब चीज़ों को कोई ध्यान नहीं देगा। और हमारी हीरोइन उसे घूर कर देखने लगती है, उस मासूम से चेहरे को जो सच में इस वक्त बहुत मासूम लग रहा होता है, जो कि हकीकत में होता नहीं है। और फिर वो मन ही मन सोचने लगती है कि अगर इसकी उम्र 10-15 साल पीछे रह गई क्योंकि यहाँ पर वक्त कम हो जाता है तो फिर भी संभल जाएगा, मगर अगर इसने जादू सीख लिया तो इसकी ज़िंदगी संवर जाएगी, इसकी माँ का दर्द कम हो सकता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशानी में मरी है। और फिर वो उसे कहती है कि हाँ अगर तुम ये इस जादू को सीखोगे तो तुम बरियान से बदला भी ले सकते हो, वो तुम्हें हमेशा तंग करता है ना, और तुम उन सबको सबक सिखा सकते हो जिन्होंने तुम्हारे साथ बुरा किया है। अब बताओ मुझे, मैं इतनी ताकत रखती हूँ कि मैं तुम्हें वो जादू सिखा सकूं, क्या तुम मेरा साथ दोगे, बताओ मुझे। और ये सारी बातें सुन के सैडी एकदम से सोचने लगता है कि ये कहना क्या चाह रही है। और फिर वो कहता है कि हाँ अगर एरियल को लगता है कि मेरे लिए जादू सीखना अच्छी बात है, अगर उसे ये मेरे लिए सही लगता है तो मैं ज़रूर सीखूंगा, एरियल जो कहेगी मैं वही करूंगा। हाँ तभी फरिश्ता कहता हाय ये कितना मासूम है, और तभी शैतान कहता आहा ये तो फंस गया जंगल में, अब मज़ा आएगा। और तभी फिर वो कहती है कि हाँ हम पूरी मेहनत करेंगे, मैं पूरी जी जान लगा दूंगी तुम्हें हर एक चीज़ सिखाने में। और हमारा हीरो तो बस उसे घूर रहा होता है और कहता है कि क्या तुम्हें सारा कुछ सच में आता है, मगर तुम्हें ये सब कुछ क्यों आता है, मतलब कि एरियल को ये सारी जादू वाली चीज़ें कैसे पता है, क्या तुम भी एक विच हो। और तभी वो कहती है हाँ फिर से तुम वही कहानी लेकर बैठ गए, मैं कोई विच नहीं हूँ, सुना तुमने। और मैं अब अंदर जा रही हूँ, बहुत सारी किताबें पड़ी हैं नीचे, मैं उसे ढूंढ कर लेकर आती हूँ कि तुम्हें जादू सिखाने के लिए कौन सी किताब सही रहेगी, सही है ना। तुम्हारी पढ़ाई आज से ही शुरू कर दी जाएगी, हाँ बेसमेंट में जो भी मुझे कीमती किताबें लग रही हैं मैं सारी की सारी उठा कर लेकर आऊंगी। ये बोलते हुए वो पहुंच जाती है और इधर हमारा हीरो यही सोच रहा होता है कि ये सही है या गलत, क्या मुझे इसकी बात माननी चाहिए। और फिर वो कहता है कि हाँ वो मेरा बुरा कभी नहीं चाहेगी। और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हमारी हीरोइन बहुत सारी किताबों को उठा उठा के चेक कर रही होती है, ये वाली अरे नहीं नहीं ये इसके काम नहीं आएगी, ये वाली हो सकती है, हाँ और ये वाली तो पक्का, इसे देखकर तो ये पक्का सीख जाएगा, हाँ हाँ ठीक है ये वाली मैं ले लेती हूँ। और ये वाली हाँ ये वाली सही है। और फिर वो बहुत सारी किताबों को लेकर आकर हमारे हीरो के आगे रख देती है और उसे कहती है कि ये लो इसे पढ़ो, ये सारी थ्योरी लिखी हुई है
कि कौन सी चीज़ को कैसे और कब कहाँ यूज़ करना है। और तभी वो किताब को देखकर कहता है कि ये क्या यहाँ की लैंग्वेज है, मतलब ये अक्षर। और फिर वो उसे देखकर कहती है कि क्या क्या हुआ, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? तो वो कहता है कि ये कौन सी लैंग्वेज है, मतलब ये अक्षर क्या है, मुझे बता सकती हो तुम? और फिर एरियल एकदम से चुप हो जाती है, कहती है क्या, इसका मतलब तुम्हें पढ़ाई करना नहीं आता, तुम्हें पढ़ना नहीं आता? और फिर वो एकदम से शांत हो जाती है कि यार क्या कर रही है इसकी फैमिली। और फिर वो कहती है तुम्हें कोई पढ़ाने नहीं आता क्या? मैंने तो सुना है कि अच्छे घर के लोगों को ट्यूटर खुद पढ़ाने आते हैं। और फिर वो कहता है हाँ, जब मेरी माँ जिंदा थी तब मुझे ट्यूटर आता था पढ़ाने, मगर जब वो चले गई इस दुनिया से उसके बाद किसी ने ध्यान ही नहीं दिया कि कोई आ रहा है कि नहीं। और फिर ये सारी बातें सुन के एरियल फिर से खामोश हो जाती है और सोचने लगती है कि सच में एक अच्छा लड़का जो कि अच्छे घराने से है, उसे अनपढ़ रखा जाए ताकि आगे चल के वो बिल्कुल ही ना कामयाब हो, कोई उसको पूछे ही ना। क्या सच में उसकी फैमिली उसे एक अनपढ़ और गवार बनाना चाहती है? और वो खुद से सलाह हो जाती है और कहती है कि सच में मेरा बस चले ना तो इस पूरी फैमिली को अभी के अभी खत्म कर दूं। और तभी हमारा हीरो उसे देख रहा होता है कि इसे क्या हुआ, और कहता है कि तुम ऐसे बड़बड़ क्या कर रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? और फिर वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगी, हर एक जंग में मैं तुम्हारा साथ दूंगी। तुम्हें पढ़ाई करनी है ना, तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है ना, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तुम फिक्र मत करो। जब तक मैं हूँ वो लोग अपनी चाल में कामयाब नहीं होंगे, ठीक है ना? मैं अभी बेसिक किताब लेकर आती हूँ हमारी लैंग्वेज को सिखाने की, और तुम बेफिक्र होकर वहां पर बैठे रहो। मैं अभी के अभी 2-4 किताबें लेकर आ रही हूँ, पहले तुम्हें लैंग्वेज ही सिखाऊंगी। और फिर हमारा हीरो इधर बैठा सोच रहा होता है कि इसे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना आता है, मगर मुझे अब इतनी 1000 साल पुरानी किताब पकड़ाएगी तो मैं कैसे पढ़ूंगा? मतलब वो तब तक की लैंग्वेज कुछ और होगी ना, अब ये मैं कहाँ से पढ़ूं? और इधर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि एरियल आ चुकी होती है बेसमेंट में और इधर उधर देखने लगती है कि हमारी लैंग्वेज सबसे पहले किस तरीके से सिखाई जाए। मुझे कुछ ऐसी बुक्स देखनी होंगी जिसके अंदर कुछ पिक्चर्स वगैरह हो। हाँ, पिक्चर से इंसान आसानी से सीख सकता है। सच में मुझे यकीन नहीं आता उसकी फैमिली इतनी बुरी है कि वो उसे बिल्कुल ही अपाहिज रखना चाहती है हर एक चीज से, ताकि वो आगे न बढ़ सके। और एकदम से उसकी नजर जाती है एक बुक पर और फिर वो कहती अरे ये यहाँ पर अभी तक है। हाँ, इससे काफी हेल्प हो सकती है उसकी, क्योंकि इसमें तस्वीरें जो हैं। मगर ये तो बुक डैनियल की है ना? हाँ, उम्मीद करती हूँ डैनियल को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और तभी पीछे से हमारा हीरो आता है और कहता है कि ये डैनियल कौन है? और ये बात सुन के हमारी हीरोइन उसे पलट कर देखने लगती है और फिर वो अपना सवाल दोबारा से दोहराता है कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? मैंने पूछा डैनियल कौन है? तुम पहले भी इस नाम का जिक्र कर चुकी हो जब मैंने वो कपड़े पहने थे, वो शर्ट अजीब सी बड़ी वाली। तुमने तब भी कहा था कि ये डैनियल की है। तुम्हारे अलावा इस घर में कोई और भी रहता है क्या? मगर मुझे तो सिर्फ तुम ही दिखाई देती हो, और तो कोई भी नहीं है। और कोई है जो छिपा हुआ है? बताओ मुझे। और फिर हमारी हीरोइन उसे गौर से देखने लगती है और कहती है कि हाँ, नहीं, कोई नहीं है, फिक्र मत करो, यहाँ पर मैं अकेली हूँ। और फिर वो कहता है तो डैनियल कहाँ पर है? वो कहती है कि वो अब इस दुनिया में नहीं है। और ये बात सुन के वो कहता है अच्छा, वो इस दुनिया में नहीं है, चलो ये तो अच्छी बात ही है। और मतलब कि अच्छी बात कैसे हो सकती है? और फिर वो इधर उधर देखने लगता है और कहता है कि तो ये है बेसमेंट की लाइब्रेरी। अरे यहाँ पर तो बहुत सारी पुरानी किताबें हैं, ये सारी जादू की है क्या? और तभी एरियल खुश होकर कहती है हाँ, ये सारी जादू की है। यहाँ पर वो किताबें हैं जो दुनिया की किसी भी लाइब्रेरी में तुम्हें नहीं मिलेंगी। यहाँ पे हर एक सीक्रेट शामिल है और सारा का सीक्रेट मैं तुम्हें सिखाऊंगी, तुम्हें बताऊंगी। हर एक चीज तुम्हें शुरू से लेके अंत तक दिखाई जाएगी और सिखाई जाएगी। फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होती है और फिर दोनों
पढ़ने के लिए बैठ जाते हैं और उसे वो किताब दे देती है जिसमें पिक्चर्स के साथ उनकी लैंग्वेज लिखी होती है। और हमारा हीरो कहता है तो ये वाली बुक से ये वाला अक्षर सीखना है, मतलब इसका मतलब ये है। और फिर वो कहती है हाँ वेरी गुड, मेरी उम्मीद से ज्यादा इंटेलिजेंट हो तुम, अभी इसे पढ़ना सीखना शुरू करो तुम, ठीक है। और इधर हम देखते हैं कुछ ही वक्त में मौसम बदलने लगता है और जहाँ पर गर्मी थी अब वहाँ पर बर्फ जमने लगती है। और हमारा मॉन्स्टर पेड़ भी हमारे हीरो को पढ़ते हुए अक्सर उसे बारी में देखने आता है। अब तो हमारी आशील्ड ने भी अपना शाल निकाल लिया होता है और हमारा हीरो लगातार वहां आता है और रोज पढ़ाई करने लगता है। और तभी हमारी एक दिन आशील्ड आकर कहती है कि बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत अच्छे से पढ़ाई की है, वेरी गुड, अब बहुत वक्त हो चुका है, अब तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए इससे पहले कि अंधेरा हो जाए। और फिर वो कहता है हाँ वक्त का पता ही नहीं चला, बस आज इतनी ही पढ़ाई करनी है क्या मुझे, अब आपने कहा था कि मुझे जल्दी जल्दी सारी चीजें सीखनी चाहिए। तो वो कहती है कि तुम कहना क्या चाहते हो। तो वो कहता है कि वैसे भी ये पढ़ाई तुम मुझे क्यों करा रही हो, जबकि मुझे सिर्फ इमेजेस ही याद करनी है ना, और इमेज याद करके मुझे बस वो ड्रॉ करने हैं ट्रायंगल से और फिर उससे जादू हो जाता है। और वो कहती है क्या तुम्हें ये जादू सच में इतना आसान लग रहा है कि तुम्हें सिर्फ फिंगर घुमानी है और फिर वो ड्रॉ हो जाएगा, ऐसे नहीं होता है, तुम्हें हर एक चीज सीखनी चाहिए बारीकी से। और फिर अपने दिल में सोचती है कि सच में ये मेरी उम्मीद से कुछ ज्यादा ही इंटेलिजेंट है, मगर बिना थ्योरी के पढ़ाई नहीं होती है। और फिर वो उसे कहती है तुम्हें सारा कुछ सीखना ही होगा कि कौन सी चीज को तुम कहाँ पर और कैसे यूज कर सकते हो, क्योंकि अगर यूज करना आता है तो उसे बंद करना भी आना चाहिए ना। और तभी हमारा हीरो कहता है कि हाँ ठीक है, अगर तुम्हें ऐसा लगता है तो ऐसा ही सही, अब वक्त हो चुका है, मैं जा रहा हूँ। और तभी आशील्ड उसे रोकती है और कहती है कि ये पकड़ो, ये बुक तुम्हारे लिए, इसे घर पे जाके तुम्हें जब भी वक्त मिले थोड़ा बहुत इसे पढ़ना और सीखने की कोशिश करना, खुद से जादू करने की कोशिश करना। और उस बुक को लेके एकदम से सैडी चुप हो जाता है और कहता है कि ये एरियल ने मुझे दी है, ये मेरे लिए गिफ्ट है। और एरियल कहती है हाँ ये गिफ्ट समझ लो, तुम इसे अपने पास रख सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो एक छोटी सी मामूली सी किताब है जादू की। और फिर वो कहता है वाओ सच में तुम्हारे लिए ये मामूली है। और फिर वो उसे करीब से देखने लगता है, मानो एक बच्चे को बहुत ही ज्यादा खुशी मिली हो, क्योंकि शायद उसकी माँ के बाद पहली बार किसी ने उसे गिफ्ट दिया था, और वो भी एक बुक जो कि जादू के तरीकों से भरी होती है। वो उसे सीने से लगा लेता है और फिर उठाकर कहता है वाओ ये मेरा पहला गिफ्ट है जो कि मुझे एरियल ने दिया है, सच में ये बहुत ही प्रीटी है। और तभी हमारी हीरोइन कहती है क्या ये इतना खास है, मतलब अगर मुझे पता होता तो मैं इसे पहले ही ये बुक दे देती। और फिर हम देखते हैं कि वक्त वहां पर गुजर जाता है और हमारा हीरो घर पे आके उस बुक को बहुत ही आराम से पढ़ रहा होता है, जैसे कि वो कोई भी डिटेल को छोड़ना ही नहीं चाहता। वो बहुत ज़्यादा खुश होता है कि ये बुक उसे एरियल ने दी है और वो सोचने लगता है कि इसमें शुरू से लेके अंत तक जादू को कैसे यूज़ किया जाता है वो लिखा हुआ है। और फिर वो परेशान होकर सोचने लगता है आखिर एरियल को इतना जादू के बारे में कैसे पता, वो क्या छुपा रही है मुझसे। मैं ये सब इसलिए नहीं सीख रहा क्योंकि मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे ये सब इसलिए सीखना है क्योंकि मैं एरियल को जानना चाहता हूँ कि आखिर उसे इन सब चीज़ों के बारे में इतनी दिलचस्पी क्यों है, आखिर कौन है वो अपना अस्तित्व मुझसे क्यों छुपा रही है। कोई बात नहीं, एक ना एक दिन मैं जान ही जाऊंगा एरियल कि तुम कौन हो, हाँ, और मैं तुम्हें फिर अपने पास ही रखूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। और ये बोलते हुए वो बच्चा आराम से सुकून की नींद सोने लगता है। और कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि रात बहुत ज़्यादा अंधेरी होने लगती है और एकदम से कोई उसके कमरे में दस्तक देता है, मानो कोई अजनबी, क्योंकि अगर जानने वाला होता तो इस तरीके से रात को छुप कर नहीं आता।
और हम देखते हैं कि हमारा हीरो तो बहुत ही ज़्यादा प्यार की नींद सो रहा होता है उस किताब को अपने बिस्तर पर साइड पर रखकर। और तभी एक अजीब सा शख्स उसे देखकर स्माइल करने लगता है और कहता है, अच्छा तो ये है अब तुम्हारे पास। और फिर कुछ वक्त के बाद हम देखते हैं कि एक सूरज की किरण जो कि हमारे हीरो की आंखों को चौंधा देती है, और उस किरण में हमारा हीरो अपनी आंखें खोलता है और कहता है कि सूरज कितना तेज चढ़ चुका है, मुझे वक्त का पता ही नहीं चला। आज लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही सो गया हूँ, हाँ मुझे उठना चाहिए। ये बात बोलकर वो अपनी आंखों को, चेहरे को अपने हाथों से हल्का सा साफ करने लगता है और फिर सोचने लगता है कि मेरी रात को आंख कुछ ज़्यादा ही जल्दी लग गई। बुक जो पढ़ता रहा, और फिर जब वो पलट कर देखता है कि बुक कहाँ पर है, तो अचानक से वहां पर बुक तो थी ही नहीं। और वो एकदम से सोचने लगता है कि ये क्या हुआ, बुक यहाँ से गायब कैसे हो सकती है, मैंने तो रात को यहीं पे बुक रखी। इधर हम देखते हैं कि दिन चढ़ते ही वो बुक बरियान को दे दी जाती है। वो उसका जो मेन सर्वेंट होता है वो उसके लिए चुरा कर लेकर आया होता है, और हमारा हीरो दूर से ये सब देख रहा होता है क्योंकि वो अपनी बुक ढूंढने के लिए निकल जो चुका था। और सामने ये सीन देखकर वो सच में बहुत ज्यादा हैरान होता है कि सब गद्दार हैं। और इधर बरियान उस बुक को देखकर कहता है, अरे ये तो बहुत ही देखने में कीमती लग रही है, इसके ऊपर तो नग जड़े हुए हैं, क्या सच में इतनी कीमती बुक उसने कहाँ से चुराई होगी, मतलब कि ये सच में शैतान है, मुझे सबको बताना ही होगा कि अब ये चोरी भी करने लगा है। और हमारा हीरो दूर से उस बुक को देखकर कहता है कि मेरी बुक, तो तुमने ये सारी चाल चली मेरी इस बुक के लिए, हाँ तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, वो पहला गिफ्ट था मेरा एरियल की तरफ से, और मैं उसे इतनी आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ। और तभी ऊपर से बटलर उसे दूर से देख लेता है और कहता है कि मास्टर आप। और फिर बरियान भी उसे देखने लगता है कि कौन है, और फिर जब वो उसे देखता है और कहता है कि तुम यहाँ पे कब आए, और तुम्हें कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं। और हमारा हीरो उसे कुछ नहीं कहता, वो उसे पहले तो घूर कर देखता है और फिर कहता है मेरी किताब वापस दो। और ये आवाज़ सुन के मानो बरियान की तो जान ही निकल जाती है कि यहाँ पे अभी क्या हुआ और ये कैसे बात कर रहा है, और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसने मेरे 2 घोड़ों को मारा है, आज ये मुझे भी मार डालेगा सच में। और एकदम से वो अपने पैर पीछे करने लगता है, उस डर के मारे उसकी जान निकल रही होती है, और इसका कसूर भी नहीं होता क्योंकि 2 बार उसकी आंखों के सामने उसके घोड़े जो मर चुके होते हैं। और तभी हमारा हीरो चिल्लाता है मेरी बुक मुझे वापस दो। और बरियान तो इतना डर जाता है वो बेचारा बिना कुछ सोचे समझे बुक को गले लगाकर भागने लगता है, मम्मा मुझे बचाओ ये मुझे मार डालेगा। और तभी बटलर उसे गौर से देखने लगता है और कहता है कि हाँ इसका ध्यान उधर है, मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। और वो वहाँ से निकलने ही वाला होता है कि हमारा सैडी उसे कहता है कि अब तुम कहाँ पर जा रहे हो, बताना जरा मुझे। और फिर वो एकदम से रुक जाता है और कहता है कि देखिए मैंने कुछ भी नहीं किया है, आप सिचुएशन को गलत समझ रहे हैं। और वहां से एक गार्ड जा रहा होता है और वो ये कन्वर्सेशन सुनकर रुक जाता है और कहता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, क्या मुझे बताएगा यहाँ पर मास्टर क्या चल रहा है। और तभी हमारा हीरो गुस्से में उस बटलर को देखते हुए कहता है कि इसने राज्य की कीमती चीज को हाथ लगाया है, और क्या ये सही है। और ये बात सुन के वो गार्ड एकदम से चुप हो जाता है और कहता है कि ठीक है मैं कुछ देखता हूँ, इसे यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर देते हैं। और फिर वो ये बात सुन के कहता है कि अच्छा मैंने तो सुना है कि जो भी कोई राजमहल की चीज़ों को, राजमहल के बंदों की चीज़ों को हाथ लगाता है उसके हाथ काट दिए जाते हैं। और ये बात सुन के वो एकदम से डर जाता है, क्या। और फिर
हमारा हीरो कहता है कि अब तुम मुझे बताओ, क्या इसे शिफ्ट करना सही रहेगा कि इसके हाथ काटने। और हमारा हीरो ये बोलकर उसे फिर देखने लगता है और कहता है कि ये काम तुम खुद करोगे या मैं तलवार उठाऊं। और एक छोटे के बच्चे से मुंह से ये बातें सुन के गार्ड भी डर जाता है और बटलर तो बेचारा उससे नीचे बैठकर माफी मांगने लगता है कि मास्टर मुझे माफ कीजिए, आप मुझ पे दया कीजिए, और ये सब मैंने नहीं, ब्रियान। और वो ब्रियान का नाम लेता ही है कि गार्ड उसके हाथ काट देता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि अब तुम अपनी जुबान लड़ाओगे, हाँ, और अपनी जुबान से किसी और मास्टर का नाम लोगे। तुम्हें पता ही भी है तुम किसी पर इल्जाम नहीं लगा सकते, इसलिए तुम्हें ये सजा मिलनी जरूरी ही थी। और ये सब कुछ करके गार्ड उसे देखने लगता है, यानी कि सैडी को, और कहता है कि हाँ, जैसे कि तुमने कहा, जो संविधान में लिखा था मैंने वो कर दिया, और उम्मीद है कि अब कोई भी गलतफहमी नहीं रही होगी। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। और ये बात बोलकर वो वहाँ से निकलने लगता है और फिर उसे देखकर कहता है कि तुम्हें डर नहीं लग रहा, इतना सारा खून जो बह गया। और फिर वो कहता है कि इतना सारा, ये कुछ इतना ज्यादा भी नहीं था। और फिर वो पलक तक न झपकता और हमारा गार्ड उसे उठाकर ले जाता है और दोनों की दोनों मेट्स बात कर रही हैं। कितनी अजीब बात है, हम दोनों तो यहाँ पर दहल गई थी और वो बच्चा होते हुए भी उसने पलक तक नहीं झपकी। सच में ये बहुत डरावना है। मैंने भी सुना है इसके अंदर इमोशंस तो है ही नहीं, कोई फीलिंग्स नहीं है इसके अंदर, ये पत्थर है क्या। और ये बात बोलते ही हमारा हीरो उस पलट कर देखने लगता है और हमारी मेट्स तो डर ही जाती है, कहीं ये हमारी बातें तो नहीं सुन रहा था, कहीं उसकी वजह से तो नहीं ये हमें देख रहा, हमारी जान तो नहीं चले जाएगी। मगर हमारे हीरो का ध्यान तो सिर्फ एक ही चीज़ पे होता है कि हाँ, वो मेरी किताब ले गया, मेरी एरियल की किताब, अब मैं उसे वापस कैसे लेकर आऊँगा। और फिर हम लोग चलते हैं बैक फ्लैश में, जहाँ पर हम देखते हैं कि छोटी सी नन्ही सी कैट अपने सर को सहलाते हुए तंग कर रही होती है हमारे सैडी को। और तभी हमारी सैडी की माँ आती है और वो कहती है हाँ, यहाँ पे क्या चल रहा है। और तभी सैडी कहता है कि सच में ये बहुत ही परेशान कर रही है, देखो ना, ये बार बार मेरे पास आ रही है माँ। और तभी उसकी माँ कहती है ये तो बहुत ही अच्छी बात है, जब कैट किसी को पसंद करती है तो वो ऐसे ही करती है, लगता है ये तुम्हें अब पसंद करने लगी है, इसलिए ये तुम्हारे पास आ रही है और तुमसे अपना सर सहलाने को कह रही है। और ये बात सुन के हमारा हीरो उसे देखने लगता है और कहता है कि अच्छा, तो ये दोस्त बनना चाहती है, ये इसलिए ऐसा करती है। और उसकी माँ कहती है हाँ, जब जानवर किसी का दोस्त बनना चाहता है तो वो उसके पास आता है, उसके करीब आने लगता है, ये ऐसे ही करते हैं। और फिर हमारा हीरो खुश हो जाता है और कहता है कि ठीक है माँ, मैं आइंदा याद रखूंगा इन सब चीज़ों को। और उसकी माँ कहती है हाँ, तुम धीरे धीरे सीख जाओगे सब। और फिर हमारा हीरो कहता है कि माँ, पर जो कैट होती है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और छोटी सी होती है, तो फिर उसे प्रीटी कहते हैं क्या। उसकी माँ कहती है कि तुमने सही कहा, उसे प्रीटी ही कहते हैं। और फिर वो कहता है तो फूल, वो भी तो छोटे और सॉफ्ट से होते हैं, वो भी प्रीटी ही होते हैं ना। और उसकी माँ हंसने लगती है और कहती है कि हाँ, वो प्रीटी ही होते हैं। और फिर वो कहती है कि जब भी तुम्हें कोई जानवर प्रीटी लगे तो तुम उस पे सर को इस तरीके से सहला सकते हो। और फिर वो कहता है कि अच्छा, जो चीज़ प्रीटी हो और छोटी सी हो उसे हम सहला सकते हैं, तो इसका मतलब फूलों को, मैं फूलों को भी सहला सकता हूँ। और फिर उसकी माँ कहती है नहीं, फूलों को सहलाते नहीं हैं, फूल अलग होते हैं, वो कोई जानवर नहीं है। और तभी उसकी माँ कहती है कि सच में ये बिना इमोशंस के पला बड़ा है, पर कोई बात नहीं, धीरे धीरे ये सारे इमोशंस को सीख जाएगा, मुझे उम्मीद है मेरा बच्चा सब कुछ सीख जाएगा। मगर इससे पहले कि कुछ और कह पाती, कुछ देर के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारा खून जमीन पर पड़ा हुआ होता है और वहां पर वही कैट जिससे कुछ वक्त पहले हमारा हीरो खेल के हटा था,
वो वहां जमीन पर पड़ी हुई थी मरी हुई। और ये सब कुछ देखकर उसकी माँ तो डर जाती है मगर हमारा हीरो नहीं। और वो देखकर कहने लगता है, माँ ये तो वही कैट है ना जो आपने मुझे ला कर दी थी, इसे क्या हुआ? और फिर वो कहती है, बहुत बुरी बात है, लगता है घोड़े की पैर से ये मर चुकी है, कोई यहाँ पर काफिला गया होगा। बेचारी, सच में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। और फिर वो कहता है कि अच्छा बुरा मुझे ये सब नहीं पता माँ, पर आपने कहा था कि कैट को सहलाते हैं क्योंकि उसके फर सॉफ्ट होते हैं और वो प्रिटी होती है, इसलिए वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है उसके सर को सहलाने के लिए। और तभी उसकी माँ ये देखकर उसे रोक लेती है, उसके हाथ को पकड़कर कहती है कि नहीं बच्चे, अगर वो जिंदा हो तब सहलाते हैं, मरने के बाद उसे नहीं सहलाते, उसके लिए एक ग्रेव बनाते हैं, यहाँ पर उसे दफन किया जाए, उसे ज़मीन के अंदर लेकर जाया जाता है। और ये बात सुन के हमारा हीरो अपनी माँ को देखने लगता है कि क्या अब वो ज़मीन के अंदर चली जाएगी। और उसकी माँ कहती है, हाँ ये भी तुम्हें सीखना होगा कि जो चीज़ें जहाँ से चली जाती हैं वो वापस नहीं आती। ये देखो इस तरीके से इसे बनाते हैं, मैंने अच्छा बनाना सिखाया ना तुम्हें। और तभी वो कहता है, अच्छा। और वो प्रिटी थी, वो क्यूट थी, छोटी सी और सॉफ्ट थी, इसलिए ये सॉफ्ट और क्यूट से उसे यहाँ पर देने होंगे मुझे, ताकि वो अच्छे से रहे, है ना। और उसकी माँ दूर से ये सब देख रही होती है और कहती है कि हाँ, ये जो तुम्हारे अंदर एहसास ख़त्म है ना, मैं उम्मीद करती हूँ कि एक दिन तुम्हारे अंदर सारे एहसास वापस आ जाए, तुम्हारी ज़िंदगी में कोई ऐसा शख्स आए जो तुम्हें दुख, दर्द, तकलीफ़, हंसी, खुशी, प्यार, इन सारे इमोशंस को फील करना सिखाए, जिससे तुम हर एक इमोशन को अच्छे से जी पाओ। बिना इमोशन के इंसान का जीना क्या जीना होता है। और फिर वो यही कह रही होती है सैडी से आखिरी वक्त में, और कहती है कि तुम्हें सब कुछ छुपा कर रखना होगा, अपनी ताकतें जो तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जो जादू है उससे भी, और तब तक इसे जाहिर मत करना जब तक तुम एक पावरफुल और बड़े नहीं हो जाते, तब तक तुम्हें चुपचाप खामोश रहना होगा, ठीक है ना। और हमारा सैडी कहता है, मैं आपकी हर एक बात मानूंगा माँ, पर अब आप बिस्तर से उठ जाइए ना, आप कब से लेटी हुई हैं। और उसकी माँ उसे देखकर कहती है, मेरे बच्चे एक बात याद रखना, तुम्हारी माँ तुमसे बहुत प्यार करती है, बहुत। और फिर वो कहता है कि मैं भी आपसे बहुत प्यार करता हूँ माँ, मगर अंत कुछ अलग ही होता है। आखिरकार उसकी माँ इस दुनिया से चली ही गई थी और सैडी यही सोच रहा होता है कि उस वक्त से मेरी ज़िंदगी बिल्कुल ब्लैंक हो गई, खाली। यहाँ पर मुझे सारी दुनिया काली और ग्रे दिखने लगी थी। उस दिन के बाद से मैं सिर्फ एक ही चीज़ चाहता था कि उस इमोशन को फील करना जो कि मेरी माँ आखिर में चाहती थी, मगर वो मेरे लिए कुछ थे ही नहीं, क्योंकि मेरे आसपास की दुनिया जो बेजान हो चुकी थी। मैं जहाँ भी देख रहा था मेरे लिए सिर्फ सन्नाटा और ग्रे कलर था। मुझे कोई रंग की समझ ही नहीं आ रही थी, मानो मेरी दुनिया जैसे बेरंग सी हो गई हो। इस दुनिया में मैं अकेला था, ऐसे जिसकी किसी को कोई परवाह नहीं थी। वो क्या खा रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। इसी तरीके से जब एक दिन वो जंगल के रास्ते जाने लगता है तो उसकी नज़र पड़ती है कि ये क्या है, ये तो कोई तिलिस्मी मैजिक का रास्ता ड्रॉ है ना यहाँ पर, मगर ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये तो बंद हो चुका था ना। हाँ, मैंने किताबों में पढ़ा है कि यहाँ से जो अबंडेंट जगह है वहाँ पर जाया जाता था, मगर अब इसे सील कर दिया गया है, अब ये काम नहीं करता। अगर ये काम नहीं करता तो फिर ये इतना चमक क्यों रहा है और ये इतना अच्छे से क्यों दिख रहा है। और ये सब कुछ देखकर वो उसके ऊपर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये क्या, इसमें से कुछ अजीब से रंग क्यों निकलने शुरू हो गए हैं।
और धीरे ही धीरे फिर वो महसूस करने लगता है कि हाँ, ये तो मेरा जादू है ना। पर मेरा जादू यहाँ पे आकर काम क्यों कर रहा है, और मुझे ऐसे क्यों लग रहा है जैसे ये सर्कल मेरे जादू से शुरू हो रहा है। अरे नहीं, ये क्या हो रहा है। और देखते ही देखते एकदम से उस चक्कर से एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी सी निकलने लगती है, और वो रोशनी इतनी तेज होती है कि पलक झपकते ही हमारा हीरो वहां से गायब हो जाता है। और वहां से गायब होके वो पहुंच जाता है मॉन्स्टर ट्री लैंड में, जहां पर कोई भी अब तक नहीं पहुंच पाया था। सदियों से ये जगह खाली और सुनसान थी, मगर हमारा हीरो इस जगह पर पहुंच गया था। और फिर वो इधर उधर देखने लगता है कि ये क्या है, ये क्या वही अबंडन लैंड है। मगर मैं यहाँ पर इस तरीके से कैसे पहुंच सकता हूँ। और यहाँ पर घर, ये घर किसका है। मैंने तो सुना था यहाँ पर कुछ भी नहीं है, सिर्फ पेड़ और पौधे हैं, और वो भी जानवर हैं। उनके अंदर एक हैवान है। हाँ, इस घर को देखना चाहिए मुझे अंदर जाकर। और वो धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाने लगता है, और फिर वो धीरे धीरे दरवाज़ा खोलने लगता है। आखिरकार वो अंत में पहुंच जाता है आशील्ड के कमरे में। यहाँ पर वो सदियों से सो रही होती है, और फिर वो उसे दूर से देखने लगता है। उसके पास उसे रंग दिखाई देने लगते हैं, उसकी बेजान जिंदगी जिससे रंग गायब हो चुके थे। उसके पास उसे हरे, नीले, गुलाबी, लाल, सारे के सारे रंग आशील्ड के इधर उधर नजर आ रहे होते हैं। और वो उसे दूर से देखने लगता है और कहता है कि वाओ प्रिटी, मुझे सारे रंग दिखाई दे रहे हैं। एक एक रंग जो एकदम से गायब हो चुका था, मुझे वो सब दिखाई दे रहा है। इसके पास ये कौन है, इसके पास से इतने रंग क्यों दिखाई दे रहे हैं मुझे, और ये इस तरीके से खामोश क्यों है, ये बोल क्यों नहीं रही। अगर ये बोलेगी तो इसके मुंह से भी रंग आएंगे क्या, और इसकी आंखों का रंग कैसा होगा। सच में मुझे इसे जागते हुए देखना